आज है 17 नवंबर 2020 और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। मैं आरडी भारती और आप हमारे प्यारे दर्शक। सुबह सुबह का शुभ प्रभात। आज हम आपको ताजा अपडेट्स लेकर आए हैं। बिहार में सरकार की गठन हो गई, लेकिन कहना पड़ेगा वो ग्लैज नहीं था। वो जो बॉडी लैंग्वेज जैसे कहते हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार, अच्छी मैंडेट आई, जनता ने इतना मत दिया, ये सब नारे नहीं थे। मैं आपको आज बसपा क्या कर रही है, कांग्रेस में क्या चल रहा है, आरजेडी ने क्या किया, सबके बारे में बताऊंगा। पूरे देश का न्यूज जो है, जो राजनीतिक जगत में चल रहा है, सब बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार की नई सरकार में 15 मंत्रियों का गठन हुआ, 15 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ, जिसमें एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे और 2 डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी, जो कि भाजपा कोटे से हैं। कुल मिलाके हम कह सकते हैं कि जदयू से 5 मंत्री, एक मुख्यमंत्री, यानी टोटल 6, और 7 मंत्री हुए भाजपा के। तो 7 और 6 13, एक हम का यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का, और एक वीआईपी पार्टी का जो मुकेश सहनी जी का है। कुल 15 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया और चारों तरफ भाजपा कार्यकर्ता में चहल पहल थी। नीतीश कुमार जी शुभकामनाएं तो दे रहे थे, परंतु वो रौनक नहीं थी। सुशील कुमार मोदी जी के बारे में हमें पहले वीडियो में बता चुके हैं। रही बात ये, कुल मिलाकर देखने को लग रहा था, देखने में, कि बिहार में अब भाजपा की सरकार। ऐसे विजय कुमार चौधरी जी जो है स्पीकर बन चुके हैं, जदयू के हैं। जदयू है, लेकिन वो चीज नहीं है जो हमने 3 बार 4 बार देखा था। और इस बार ऐसा लग रहा था कि बिहार में भाजपा की सरकार हुई। उधर से तेजस्वी यादव जी बायकॉट किए थे, वाम दल ने बायकॉट किया था कि हम शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होंगे। लेकिन ट्वीट के माध्यम से तेजस्वी यादव जी ने कहा बिहार में मनोनीत मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। कहने का मतलब ये कि 2 होता है, एक इलेक्टेड होता है जिसको जनता ने चुना हो, और एक वह जो मनोनीत। अब जाहिर सी बात है कि 43 विधायक वाले मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है उनको मान इज्जत दिया, यानी मान न मान मैं तेरा मेहमान, इस तरह की कहानी नजर आ रही थी। और भाजपा ने जो कमिटमेंट किया था चुनाव से पूर्व कि इनको कम भी अगर सीट आएगी तो हमारे ये मुख्यमंत्री होंगे, और इस तरह की भाजपा ने अपना वादा निभाया। उधर कांग्रेस वगैरह सब विपक्ष वाले बायकॉट कर रहे थे, और विपक्ष में अब आरजेडी, कांग्रेस, बसपा, ओवैसी जी सबके सब इकट्ठे हो रहे हैं। सबसे बड़ा जो सवाल है पूरे देश में, विपक्ष कहीं न कहीं धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कहीं न कहीं भटक रही है, और जो सत्ता पक्ष है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वह राष्ट्रवाद, सेना के नाम पर, सुरक्षा के नाम पे, धारा 370 के नाम पर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। जबकि विपक्ष को चाहिए कि जो देश की जनता है, उनके जो मूलभूत समस्याएं हैं, रोजगार के, जो महंगाई है, जगह जगह परेशानियां हैं, देश कोरोना संकट से गुजर रहा है, आम जनता परेशानी में त्रस्त है, तो कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष की एक सबसे बड़ी पार्टी है, ये धारा 370 पे कुछ ना बोले वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब धारा 370 हटाई गई थी तो बहुजन समाज पार्टी ने केंद्र सरकार को समर्थन किया था, क्योंकि बाबा साहेब विरोधी थे। और बाबा साहेब का जो विरोध का जो बातें हैं, मैं आपको बता देता हूं कि 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के राजा हरि सिंह भारत सरकार के सामने सरेंडर किया था, और ये धारा 370 1954 में लाया गया था, जब बाबा साहेब लॉ मिनिस्टर से हट गए थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बात कर रहा हूं।
वो धारा 370 के समर्थन में नहीं थे। अगर आप अंबेडकरवादी हैं तो जाहिर सी बात है धारा 370 यानी आर्टिकल 370 के समर्थन में आप भी नहीं होंगे। बार बार कांग्रेस इस मुद्दे को उठाकर बीजेपी को मजबूत कर देती है। बीजेपी जिस मुद्दे पर लाना चाहती है विपक्ष को, विपक्ष ट्रैप हो जाती है। विपक्ष को चाहिए, देश में युवाओं की जो संख्या है, बेरोजगारी दर बढ़ रही है, महंगाई दर बढ़ रही है, देश कर्ज में डूब रहा है, उसकी बात करे, किसानों की बात करे। अब किसानों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है पूरे देश में। बहुत जगह लोग आवाज उठाए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो है सेना के साथ दिवाली मनाते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि सेना में वे नौजवान होते हैं जो किसान के बच्चे हैं, किसान के घर से आते हैं, वो सेना ज्वाइन करते हैं, सेना में नौकरी करते हैं। क्या हमारे देश के प्रधान कभी किसानों के साथ होली खेलेंगे? दिवाली तो जवान के साथ मनाते हैं, सेना के साथ। लेकिन जो सेना बॉर्डर पर मौजूद है, खड़ी है, उसका पिताजी खेतों में, यानी उसके जो किसान पिता है वो खेतों में परेशान है। हमारे देश के प्रधान को चाहिए कि अगली जो होली आ रही है किसानों के साथ होली मनाएं। तभी तो, जब तक किसान और जवान मजबूत नहीं होगा देश मजबूत नहीं हो सकता है। आप हथियार की खरीद फरोख्त कर सकते हैं, आप जो है पड़ोसी देश का डर दिखा सकते हैं, राष्ट्रवाद कहकर आप पूरे देश की सहानुभूति हासिल करते हैं, समर्थन प्राप्त करते हैं। परंतु देश की जो अर्थव्यवस्था का खस्ता हाल है इसके ऊपर सोचना होगा, और विपक्ष कहीं न कहीं से भटक जाती है, बीजेपी के मुद्दे के सामने ट्रैप हो जाती है। इस बार हमने चुनाव में देखा तेजस्वी यादव जी ने जो मुद्दा उठाया था 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का, वह मुद्दा से वो भटके नहीं। हाँ, हमने यह भी पाया कि सीमांचल के इलाके में 24 विधानसभा पर जहां पर अल्पसंख्यक फैक्टर था वहां पर ओवैसी जी ने उसको प्रभावित किया। भाजपा अथवा जदयू से जो है आरजेडी नहीं हारी है। आरजेडी को अगर शिकस्त मिला है तो एआईएमआईएम से, यानी ओवैसी जी के पार्टी से, ऐसा हमने सर्वे में पाया है। बहुजन समाज पार्टी भी मैक्सिमम विधानसभा में, ज्यादा से ज्यादा विधानसभा में दूसरे स्थान पर रही। तो कहने का मतलब यह है कि बसपा का भी जनाधार बढ़ा, कोर वोटर बढ़ा। अब उत्तर प्रदेश की बारी है 2022 में। बहुत सारे हमारे लोग कहते हैं कि इस बार आपने बिहार विधानसभा चुनाव में बसपा का ज्यादा न्यूज नहीं दिखाया, क्योंकि वहां पर रालोसपा सामने थी, उसकी न्यूज चल रही थी और हम जानते थे कि उसका जनाधार नहीं है, इसलिए हम नहीं दिखा पाए और आरजेडी मुख्य भूमिका में थी। जाहिर सी बात है मीडिया और कैमरा मुख्य दल के तरफ अपना मुंह मोड़ लेती है, दिखाती रहती है, जो दिखता है उसको दिखाती है। अब रही बात ये, विपक्ष को एकजुट होकर देश का जो मूलभूत मुद्दा है उस पर सहमति बनानी होगी, और सबसे ज्यादा विपक्ष में कांग्रेस को सोचना होगा। बाकी पार्टियां बीजेपी से ट्रैप नहीं हो पाती, कांग्रेस बहुत जल्दी ट्रैप होती है। और विपक्ष में कई दल तो यह भी आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस बीजेपी को सपोर्ट करती है अंदर खाते से, इसलिए जगह जगह उस मुद्दे में फंस जाती है, ध्रुवीकरण हो जाता है। जो भी हो, बीजेपी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, सबसे बड़ा मुद्दा जो है राम मंदिर का, सब पे हावी रहती है, आगे रहती है, लोगों की भावनाओं को जोड़ लेती है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर आपको एक अलग टॉपिक से मिलते हैं, अलग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।